जय हिंद साथियों, बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल पर जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों स्क्रीन पब्लिकेशन के बुक से आज की इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें साथियों हम लोग संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करेंगे। और साथियों स्क्रीन पब्लिकेशन बुक की बात करें तो ये बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें साथियों टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस बुक को पढ़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, तो ये कथन सही है। दूसरा है, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है, ये गलत है। देखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये बैराज से होकर नहीं, ब्रह्मपुत्र का जो धुबरी है उसी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 1 और 2 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन सही जवाब है, केवल 1 और 2। आगे देखिए, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए सूर्य की बात करें तो ये एक प्रकार का गैस का गोला है, जिसमें मुख्य रूप से 2 गैसें होती है। पहला हाइड्रोजन है जो कि सबसे अधिक होता है, और दूसरा हीलियम है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो प्यारे साथियों मोहम्मद पैगंबर का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा ये मक्का में हुआ था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का के अरेबियन शहर में हुआ था, और वह इस्लाम के संस्थापक थे। कौन, तो मोहम्मद पैगंबर। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली दोपहर 3 बजे आपको यहाँ पर बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाएगी, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और पीडीएफ की बात करें तो साथियों इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वार एंड पीस की बात करें तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा 1868 में इस पुस्तक को लिखा गया था। चलिए आगे देखिए, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह की बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एक आपको याद रखना है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। और साथियों बुध और शुक्र सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट यानी कि एक भी उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार से बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, कौन सा है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे अत्यधिक घन में बताना है कहाँ पर है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और दूसरे स्थान पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे कहाँ पर है, तो मिजोरम में। सारे फैक्ट को ध्यान रखना है, मिजोरम में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए आंसर बताइए 7 के लिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा NH2, याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनमें से NH2 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जिसकी लंबाई की बात करें तो NH2 की लंबाई कितनी है, तो 1214 किलोमीटर है। NH1 की लंबाई कितनी है, तो 535 किलोमीटर है। NH3 की लंबाई 427 है। NH4 की लंबाई कितनी है, तो 230।
तो आप लोग देख सकते हैं सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, तो NH2 हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो आप लोग बताइए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे NH2 होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी? तो ये जो पंक्ति है किसकी है, तो जॉन किट्स की पंक्ति है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, जॉन किट्स, याद रखिएगा। म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? ये तो बहुत ही सिंपल है, वर्मा, याद रखिएगा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो वर्मा है। ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए ताजमहल कहाँ पर है, तो आगरा में है। और ताजमहल कला जगत को शाहजहां की अनुपम देन है, याद रखिएगा। किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। और उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे का कौन था, मुख्य स्थापत्यकार था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद ईसा होगा, क्योंकि यहाँ पे रूपरेखा डिजाइन पूछा गया है। अगर स्थापत्यकार पूछे तो कौन हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उस्ताद ईसा ने। हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। हरित स्थल ग्रीनलैंड है। तो याद रखिएगा बड़ी बर्फ की चादर इसी को कहा जाता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ग्रीनलैंड क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो देखिए ऐसे 3 शब्दों को जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे 2 ही शब्द दिया गया है। 3 शब्द कौन कौन सा जोड़ा गया था, तो समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था और अखंडता था। इसे कब जोड़ा गया था, तो 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से, याद रखिएगा। और इसी संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में इसे ऐड किया गया है 1976 में। और 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसी के तहत देखिए पहले मौलिक अधिकार थे 7, लेकिन वर्तमान में 6 है। तो कौन सा हटाया गया, तो संपत्ति का जो एक मौलिक अधिकार था, इसी 44वां संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। ताजमहल बनवाया था, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 1632 में इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, याद रखिएगा, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। तो संसद के दोनों सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए 6 माह से अधिक। तो दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु। तो अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु के लिए है 35 वर्ष। कितने हैं, 35 वर्ष। लेकिन मैक्सिमम के लिए कोई भी सीमा नहीं है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम पूछे तो 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम 30 वर्ष। सारे फैक्ट को ध्यान रखें। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? तो साथियों भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है कौन? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। इन्होंने 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसी में नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? चलिए आंसर कीजिए। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? तो याद रखिएगा, सरोद। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। अली अकबर की बात करें तो अली अकबर खान मैहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। किस घराने के? तो ये भी याद रखना है, मैहर घराने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण खालिस्तान
द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए साथियों, रामायण को मूलतः प्राचीन भारत के मुनि ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। तो सही जवाब है वाल्मीकि, याद रखिएगा। इस पुस्तक में लगभग 96,000 छंद है और इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, याद रखिएगा। अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी को पता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है? तो देखिए, सामूहिक खेती की बात करें तो स्टेपीज घास के मैदानों में की जाती है। कौन से? तो स्टेपीज घास। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्टेपीज को शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्टेपीज को। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? चलिए, किसके लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आप लोगों को सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना है ताकि और भी बच्चे सेशन से जुड़ सकें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब होती है? तो 16 दिसंबर 1773 को डेट पूछा जाता है। और ये क्या थी? तो चाय कर के विरुद्ध विरोध था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें 1930 में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो ये भी आंसर नहीं होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होता है। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो बचा आपका बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था और नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दिया गया है बारदोली की महिलाओं ने दिया था। आगे देखिए, यूपीएससी जिसको संघ लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है, इसके सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? चलिए, ऑप्शन 1 में दिया गया है 6 वर्ष तक या फिर 63 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। ये बिल्कुल गलत है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, 6 वर्ष तो सही है लेकिन 63 नहीं होगा, 65 होना चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तो होगा नहीं, ये भी गलत है। 4 वर्ष तक, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले पूरा हो। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? चलिए आंसर कीजिए। IRDP इसका हिंदी होता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। तो आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। वेदांग की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टोटल वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। सभी को ध्यान रखें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 6 वेदांग है। कौन कौन से? तो नोट कर लीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी। और भूकंप को जो मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, और किस स्केल पर? तो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो यहाँ से 3 प्रश्नों को ध्यान रखना है। और भूकंप लेखी द्वारा किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो पी तरंगों को। किसको याद रखिएगा? पी तरंगों को। ये तरंगे सबसे अधिक गति से चलती है। इनकी गति की बात करें तो 8 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है पी तरंग की गति। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया था? चलिए, और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। तो पुरातात्विक ग्रामीणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया था? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाग से बोली जाती है? देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें मैथिली भी आता है। और मैथिली जो है ये बोला जाता है बिहार में। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो कौन सी धारा है? तो याद रखिएगा ये है IPC धारा 376। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन
376 याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? देखिए चेक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि 14 प्रकार का चेक होता है। कितने प्रकार का? 14 प्रकार का, जिसमें कास्ट चेक आता है, ब्लैंक चेक भी आता है, बियरर चेक भी आता है, लेकिन स्पीड चेक ये नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, चेक का प्रकार कौन सा नहीं है? तो स्पीड चेक नहीं है। कौन कौन से कुछ आपको बता देते हैं। जैसे ऑर्डर चेक हो गया, बियरर चेक हो गया, ब्लैंक चेक हो गया, क्रॉस्ड चेक हो गया, और क्या क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक हो गया, ओपन चेक हो गया। ये सभी इस तरह से कुल 14 चेक होते हैं जिसमें स्पीड चेक नहीं आता है। काउंटर चेक भी है, याद रखिएगा। स्टेल चेक भी आता है। बिहार का राज्य के पक्षी क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, गोरैया क्या है बिहार का राजकीय पक्षी है? आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है और राजकीय वृक्ष कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं, आंसर कीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। असम में कौन कौन सा है? तो मानस और काजीरंगा है, याद रखिएगा। उड़ीसा में भितरकनिका है, इससे जरूर ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन पूछा जाता है 2014 में हुआ था, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो सारे को ध्यान रखें। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। हड़प्पा स्थल खाली स्थान नदी के तट पर स्थित है। तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया था कि हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने का कानून पारित किया है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। तो बिहार से संबंधित प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट बन सकता है। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। और जो बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है। बिहार एसएससी हो या बीपीएसएससी हो, कहीं से भी आता है। तो कौन सा स्थल राजगीर में नहीं है? तो याद रखिएगा मलिक बयाक का मकबरा, ये राजगीर में नहीं है। बाकी विश्व शांति स्तूप, मनियार मठ, वेनुवन ये सभी कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है किससे? तो किसी देश का विकास जो है, डेवलपमेंट, ये किस निर्धारित किया जाता है किससे? तो याद रखिएगा उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। यहाँ पर सभी जो है सही जवाब है। देखिए अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 20 रुपये थी। कितने? तो 20 रुपये। अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अम्फान चक्रवात के बारे में बताना है। तो अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन को प्रभावित किया है। ये बिल्कुल सही है। दो ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोनों सही होगा। देखिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के 3 जिले, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो आंसर जो इसका हो जाएगा दोनों, देखिए किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग कार्य करना नहीं चाहते। दूसरा ऑप्शन में है उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। तो ये आंसर होगा सही। दूसरा है सुस्त ढंग से कार्य करने, ये गलत है, ये भी गलत है। उन्हें उनके कार्य का भुगतान नहीं मिलता, ये भी गलत है। क्योंकि क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया अर्ध बेरोजगारी। तो अर्ध बेरोजगारी की जो परिभाषा है, उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है, ये है अर्ध बेरोजगारी। मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। R.K. नारायण ने लिखी है। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर? तो उत्तरी गंगा के मैदान में। आगे देखिए, निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? तो ये देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा जाता है, तो महावेली गंगा है। लंका की ओर हनुमान की छलांग खाली स्थान के सुंदरकांड की शुरुआत है? तो महाभारत, रामायण या भगवत गीता।
तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? रामायण। सुंदरकांड रामायण का सबसे सुंदर अध्याय है। यह रामायण में हनुमान की भूमिका पर आधारित है। सुंदरकांड बताता है कि किस प्रकार हनुमान ने देवी सीता का पता लगाया और लंका में दैत्यराज रावण के पूरे महल को जला दिया था। इसी के बारे में बताया गया है सुंदरकांड में। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो इसे भाग 4 में रखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में, और इसे लिया गया है किस देश के संविधान से? तो याद रखिएगा, आयरिश यानी कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म की मान्यता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे कौन से हैं? चलिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं और 2 ऑप्शन यहाँ पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। सबसे कम अवधि तक और सबसे ज़्यादा अवधि तक पूछे तो कौन रहे हैं? तो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के ओदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। देखिए, प्राचीन काल में बिहार जो है विश्व प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला, ओदंतपुरी महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे, और इन सभी को नष्ट किया किसने? तो बख्तियार खिलजी ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये प्रकाशित किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। याद रखिएगा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा को। बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो याद कर लीजिए, ये पटना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? चलिए, थोड़ा सा स्पीड से यहाँ पे आंसर करेंगे हम लोग। तो सबसे हल्की जो गैस हो जाएगा ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सॉरी नाइट्रोजन नहीं होगा, हल्की गैस पूछा गया, ये होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइड्रोजन। जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या होगा? तो याद रखिएगा, प्रकाश छितरा जाएगा यानी बिखर जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अधिक जैविक क्षति किससे होती है? तो अधिक जैविक क्षति जो है गामा किरणों से होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए, गामा किरण की खोज किसने किया था? संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो इसका सही जवाब है समग्र आंतरिक परावर्तन। ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है? तो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो किस विकिरण में यानी किस विकिरण का सबसे कम वेवलेंथ होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है एक्स किरण का। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा पीछे का सिद्धांत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल, इन चारों ऑप्शन में से यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में एकमात्र धातु है ब्रोमीन। कौन सी है? तो याद रखिएगा, ब्रोमीन। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहा जाता है अवशोषण। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम है? तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम जो भेदन क्षमता है ये अल्फा कण का हो जाएगा। किसका? अल्फा कण का, याद रखिएगा। और गामा की बात करें तो गामा किरणों की भेदन शक्ति जो है सबसे अधिक होती है और अल्फा कण की सबसे कम। तो मैक्सिमम और सबसे न्यूनतम दोनों को याद रखना है आपको। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो ये होता है नायलॉन 66। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करें। उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। कार्बनिक यौगिक का ये बिल्कुल सही है। वे जल में घुलनशील नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये गलत है। उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन जो है यही क्या है? तो गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया था। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो 5% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर
पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले 3 प्रसिद्ध शब्द 3P है, और इस पी का मतलब होता है क्या क्या? तो पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, जो कि देखिए चौथा ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो द्वितीयक उपभोक्ता घास है, बिल्कुल गलत है, घास द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। यहाँ पे अपघटक बैक्टीरिया दिया गया है, बिल्कुल सही है। उत्पादक हिरण, ये भी गलत है, उत्पादक हिरण नहीं हो सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, ये भी गलत है, यानी सारे कथन गलत है। यहाँ पे सिर्फ अपघटक जो बैक्टीरिया दिया गया है ये सिर्फ सही है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, लाल। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? तो सबसे बढ़िया कुचालक हो जाएगा कांच। निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम पाया जाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस पूछे तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, और जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो था ये था 2010। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमने आपको समझाया था क्षुद्र ग्रह के बारे में। देखिए, ये हमारा सन हो गया, तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बीच यहाँ पे क्षुद्र ग्रह फिर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? तो बहुत ही सिंपल है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। दूरदर्शन चैनल की विशेषता क्या है? तो साथियों, दूरदर्शन चैनल की विशेषता जो है ये प्रेषित संकेत की आवृत्ति है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? तो ये फॉर्मेट है, याद रखिएगा, फॉर्मेट जो है डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है। तो चौथा ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।